मैं इस रिश्ते पर 1% भी रजामंद नहीं और ना ही ऐसा कोई रिश्ता मुझे मंजूर है। वो बुलंद आवाज़ और ठहरे हुए लहजे में अपना फैसला सुनाती किसी रियासत की शहजादी की तरह ही मालूम हो रही थी। अफरीदी बिला का हर फर्द ही सकते में था जबकि वो अपना फैसला सुनाकर वापसी के लिए मुड़ गई। अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि बादशाह अफरीदी लंबे लंबे डाक बढ़ता उसके सर पर पहुंचा। उसे कोने से पकड़कर झटका देकर घुमा गया। वो अचानक उसके फुर्ती भरे कारनामे पर संभल ना सके उसके सीने से टकरा गई। उसकी पेशानी उसके मजबूत सीने से टकराई तो मोमल की मुंह से सिसकी निकल गई। दोनों आंखें साथी से मेचे से लब बाहम पे वस किए दोनों मुट्ठियों में बाहम अफरीदी का कोट दबोचे वो इसके हसार में खड़ी थी। चलो मेरे साथ। उसके दोनों हाथों से कोट छुड़वा कर वो इसे बाजू से थाम कर अपने साथ घसीटने लगा। छोड़िए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। आपको समझ नहीं आ रही, छोड़े मुझे। वो इस गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी पर बादशाह अफरीदी के हसार से निकलना आसान तो ना था। मुझे तुमसे सिर्फ एक बात करनी है और हर हाल में करनी है, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी बात पाबुल्ला बेंच के आखिरी अल्फाज नामालूम अजियत से दो चार कर गए थे। बादशाह अफरीदी, तुम मेरे थे ही कब जो कि अब मुझे छोड़ दोगे? वो दुख से सोच कर रह गई। अफरीदी बिल्ला के किसी फ़र्द ने इन्हें रोकने की कोशिश ना की थी क्योंकि जानते थे कि बादशाह अफरीदी सब ठीक कर देगा। वो उसे लिए ड्रेसिंग रूम में आया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। जो भी बात करनी है जल्दी करें, मुझे वापस जाना है। वो चेहरा मोड़ कर संजीदगी से बोली, चली जाना, ज़रूर चली जाना। तुम्हें उम्र भर सामने बिठाकर तुम्हें तकले रहने का इरादा भी नहीं है मेरा। उसकी बात मोमल अफरीदी के सीने में मौजूद गोश्त के लोथरे पर बहुत बुरी तरह चुभी थी। मुझे ऐसा कोई घटिया शौक लाहक भी नहीं। दिल पर काबू पाती वो इसके सामने हनकार बरकर रह गई। देखो लड़की, घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ मैं। जो भी बात करता हूँ सीना ठोक कर करता हूँ। अब बात यह है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे एक अदद बीवी और मेरी बेटी को एक अदद माँ की ज़रूरत है। किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी देनी ही है, तो सोचा तुम क्यों नहीं मेरे ख्याल में तुम ये जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा लोगी। क्या ख्याल है? वो पैंट की जेबों में दोनों हाथ फंसाए बेफिक्र मगर सर्द लहजे में कहता उसको दिन में तारे दिखा गया। समझ क्या रखा है आपने मुझे? हाँ, जब चाहा तजलील कर दी, दुत्कार दिया और जब चाहा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। चाहते क्या हैं आप? उसकी बात पर वो चीख उठी। मैं जो चाहता हूँ तुम्हें बता चुका हूँ, तुम पर कोई ज़बरदस्ती ही नहीं। मैंने कहा ना कि मुझे एक बीवी और मेरी बेटी को एक माँ की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है कि तुम अगर इनकार करोगी तो मैं रुक तो नहीं जाऊँगा। दुनिया में बहुत सी और लड़कियाँ हैं जो हंसते हंसते बादशाह अफरीदी पर जान दे सकती हैं। उनके लिए ये ऑफ़र तो सोने में तोलने वाली है। बादशाह अफरीदी के लिए वो इसकी बेटी को बहुत हंसी खुशी कबूल भी करेगी और संभाल भी लेगी। समझी? उसकी बात पर मोमल को तो सकता ही हो गया। आखिर क्या चीज़ था ये इंसान? मेरी बला से एक छोर 10 से शादी करे, मेरे जूते को भी नहीं परवाह। नहुसा से कहती वो सर झटक गई। अलबत्ता दिल ज़ोरों से धड़क रहा था क्या वो बादशाह अफरीदी के पहलू में फिर से किसी और को बर्दाश्त कर पाएगी, पर उसके सामने बेमोल नहीं होना चाहती थी। दिल का राज करके चलो ठीक है, मुझे लगता है दुनिया बेस्ट रहेगी शादी के लिए। उस जैसी स्वीट और पोलाइट लड़की मुझे और मेरी बेटी को अच्छे से संभालेगी। आई थिंक। उसकी पापा मोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। कितना शातिर इंसान था। उसकी दोस्त को उसके मुकाबले लाना चाहता था। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मेरी शादी के बाद तुम्हारा मनाहल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं अपनी बीवी और बेटी को लेकर वापस चला जाऊँगा। नो चॉइस इज़ योर। ओप्स सॉरी, तुम तो अपना फैसला सुना चुकी हो ना। चलो रेस्ट करो तुम। मैं जाकर दुनिया के पेरेंट को अप्रोच करता हूँ। मज़े से बात पूरी करता वो सीटी की धुन बजाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया जबकि मोमल का सर चकराने लगा। दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई। रुकिए प्लीज़। उससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर कदम रखता वो उसे आवाज़ देकर रो गई। मनाहल उसकी जान थी। वो किसी तरह उससे दूर नहीं रह सकती थी। मोमल की जान बसती थी उसमें। वो तबस्सुम चेहरे पर सजाए रुख मोड़ का उसके तरफ देखने लगा जो नाम आंखें और सुरह रंगल लिए न जाने जब के किस इंतहा पर थी। मैं मोमल से दूर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे। मैं मनाहल की माँ का ओहदा संभालने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर वो 2 कदम चल के आगे आया। और मेरी बीवी का क्या? उसके सवाल पर वो एक पल के लिए उसके सर्द आंखों में देखती जर्जरी लेकर नज़रें फिर की। आपसे निकाह के बाद ही मुझे मोमल की मामा कहलाए जाने का कानूनी लाइसेंस मुयस्सर आएगा।
ये बात पर वो समझते हुए सर हिला गया। चलो सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वो लहंगा थाम कर उठे, जबकि वो इस पर एक गहरी नज़र डालकर मोबाइल निकालता, किसी को मैसेज करने के साथ ही उसे पीछे आने का इशारा करता बाहर घर वालों की तरफ बढ़ गया। वो भी सुनोते दिमाग के साथ उसकी तकलीफ में बाहर की तरफ बढ़ गई। सब घर वालों को खुशी के साथ हैरत भी हो रही थी मोमल के यूं आसानी से मान जाने पर। वो स्टेज पर बैठी तो उसे दुरिया अपनी तरफ आती दिखाई दी। वो सारी सूरत हाल से वाकिफ़ अब मोमल के इकरार की वजह पूछ रही थी। मोमल पूरी बात उसे बताकर उसका जिक्र खूबसूरती से गोल कर गई और फिर बिलाहर 4 साल का लंबा और अजियत बड़ा हिजर करने के बाद मोमल अफरीदी को बासम अफरीदी का साथ मैसर आ चुका था। वो बासम अफरीदी के नाम लिख दी गई थी। निकाह के बाद दोनों कपल स्टेज पर बैठे थे। बासम अफरीदी के चेहरे से किसी भी बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था, जबकि मोमल के चेहरे पर आसूदगी नज़र आ रही थी। वो पास बैठी मनाहल के चहकने पर आसूदगी से मुस्कुराती उसके सवालों के जवाब दे रही थी। दुरिया अरसम के इशारे पर उसकी तरफ बड़ी। उसने अब तक अरसम की बीवी को ना देखा था। वो दिल मजबूत करती उन दोनों की तरफ बड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो दोनों को मुश्तरका सलाम करती अरसम से हाल दरियाफ्त करने लगी। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? जी ठीक। कहने के साथ ही उसने नज़र उठाकर बहुत मजबूत से अरमिश की तरफ देखा। उसे ये मानने में कोई आड़ महसूस नहीं हुई कि अरमिश अफरीदी जैसी लड़की ही डिज़र्व करता था। मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। वो उसे छोटी सी मोम की गुड़िया लग रही थी। उर्मिश अफरीदी मेरी बीवी। अरसम उसे उर्मिश की तरफ तकता देखकर उसका तारीफ करवाने लगा। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा हमेशा साथ खुश रखे, आमीन। वो बहुत मोहब्बत और हलूस से कहते अरमिश का हाथ थाम कर उसकी पुष्ट पर अकीदत से लब रख की। वो बिला अरसम अफरीदी की मोहब्बत के लिए किस तरह अपने दिल में नफरत रख सकती थी। हाँ, उसने अरसम अफरीदी की आंखों में वही जज्बात दहकते हुए देखे थे जो वो अपनी आंखों के अक्स में देखा करती थी। उसने अरसम अफरीदी के चेहरे पर वही रोशनी फूटती हुई देखी थी जो रोशनी उसके अपने चेहरे पर फूटती थी जब वो अरसम अफरीदी या उसके ख्याल से रूबरू होती थी। अरसम दंग सा उसकी अकीदत को देख रहा था। एक लम्हा पूरा होने से पहले ही उसके चेहरे से नज़र हटाकर उर्मिश के चेहरे पर जमा गया। हाँ, ये हक सिर्फ और सिर्फ उर्मिश का ही था। उस पर मजीद जब्त ना कर पाते दुरिया इन्हें जल्दी से अलविदा कह दी। तेज़ी से स्टेज से उतर गई। उसकी आंखों की नमी और सुरही सोचते अरसम अफरीदी का दिल बोझल हो गया, पर अपनी जान हयात पर नज़र पड़ते ही दिल सरशार हो गया। आपको कुछ चाहिए जान? इजी है ना आप? वो इसका सर्द पड़ता हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर धीरे धीरे सहलाता फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर वो मुस्कुराती हुए इस बात में सर हिला गई। या अल्लाह, उसके मुंह से दिलसोज पुकार निकली थी। आंसू से गालतर थे, आंखें पुरनम थी। आंसू लड़ियों की सूरत बहते चले जा रहे थे। उसके दिलसोज पुकार पर दर दीवार कांप उठे थे। या अल्लाह, क्यों? वो ज़मीन पर बैठी अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई। या अल्लाह, तू जानता था कि वो मेरा नसीब नहीं, फिर क्यों उसकी उल्फत मेरे दिल में डाली? क्यों मेरा दिल उसकी तरफ राग़ब किया? क्यों मेरी आंखों को उसके हवाब दिखाए? और अल्लाह, तू बेपरवाह है, जो चाहे कर सकता है। हर चीज़ तेरे एक कुन के मुंतज़िर है। या अल्लाह, मेरे दिल में इस इंसान की मोहब्बत नोच ले। अगर ये नहीं मुमकिन तो मेरा दिल नोच ले। मुझे शराब के पीछे नहीं भागना, मुझे शर से बचा ले, मुझे गासब बनने से बचा ले। वह तड़प कर रोती अपने हल्क से फरियाद कर रही थी। या अल्लाह, मुझे सिर्फ अपना बना ले, मुझे शर से बचा ले। सिसकती हुई दुरिया पर नींद का गलबा गालब आने लगा। वो नींद की देवी ने उसे अपने परों में छुपा कर थपकी देनी शुरू कर दी। बेशक ये अल्लाह की रहमत ही है हम पर कि जब हम बहुत सा रो लेते हैं तो हमारा जहन पुरस्कून हो जाता है और नींद की देवी हमें अपनी आगोश में समेट लेती है। बेशक रहमान बहुत ही रहीम है। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर एकदम राजा की आंख खुली। उसकी नज़रें सीधा नूरिया के हसीन चेहरे पर जा टकराई जो नीम व लबू के साथ नींद के मज़े ले रही थी। वो अब तक उसके सीने पर सर रख के लेटा हुआ था। राजा ने अपना सर धीरे से हटाया। नूरिया नींद में धीरे से एक कसमसाई। उठ जाओ मेरी जान, भूख नहीं लग रही क्या? उठो शाबाश। उसके गाल पर बिखरे बाल पीछे कता नरमी से पचकारने लगा। वो धीरे से मुस्कुराती उठ बैठी। क्या टाइम हुआ? वो बाल समेटती झिझक का पूछने लगी, क्योंकि वो उसके बिल्कुल साथ जुड़ कर बैठा था। रात के 9 बज रहे हैं। उसके बताने पर नूरिया की आंख खुल गई। उफ, इतना वक्त हो गया और पता ही नहीं चला मुझे तो खाना बनाना था। आपका सर दर्द कैसा है? उसके यूं बौखलाया देख कर उसके हाथ थाम गया। बस मेरी रानी, क्या हो गया है? मेरा सर दर्द तो तुम्हारी कुर्बत पाते ही फरार हो गया। उसकी बोझल सरगोशी पर वो सुरह पड़ती पलके झुका गई।
और रही बात खाने की, वो मैं अभी बाहर से ले आता हूँ। वो कहने के साथ ही खुदता से उठा और उसकी तरफ हाथ बढ़ा के वो शर्माती हुई अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत मर्दाना हाथ में थमा गई। वो उसे साली कमरे में हाथ मुंह धोकर बर्तन लगाओ, मैं बस यूँ गया और जो है वो अपने हाथ में दिए उसके हाथ की पूछ पाबो सादिता कमरे से बाहर निकल गया। वो भी मुस्कुराती हुई अंगड़ाई लेती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन में रखने लगी तो वो भी उसके रोकने के बावजूद उसकी मदद करने लगा। फारग होकर वह बाहर निकलने लगी तो वो उसकी कलाई थाम गया। वो दरकते दिल और गुलाबी पड़ते रंगत के साथ धीरे से पलकों की झालर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जिनकी मानी हेजी और आंखों से झलकते जज्बात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे, जिससे वो आंखें चुराने लगी। मेरी रानी, उसके जज्बात से बोझल आवाज़ ने नूरिया के हमदार पलकों को लरसने पर मजबूर कर दिया। जी, वो कामते हाथ से बालों की आवारा लट को कानों के पीछे रेसने लगी, जो उसके गालों को छेड़ती शरारत हानि कर रही थी। मेरी एक फरमाइश मानेगी? वो उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां फेरता उसे मुसलसल कांपने पर मजबूर कर रहा था। बोल। वो इसकी चुप्पी कर अपने दूसरे हाथ की शहादत की उंगली उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊंचा करता उसके लरजी झुकी पलकों पर फूंक मार गया। जी, मानूंगी। उसके कतराने शर्माने पर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। मैं चाहता हूँ कि आज की रात हमारी तकमील की रात ठहरे, रूहों के मलाप की रात ठहरे। तो बन संवर कर मेरे जज्बात में तागयानी पैदा करो और फिर अपने कुर्ब की ठंडक से मेरे भड़कते हुए दिल पर फवार बरसा दो। करोगी मेरी फरमाइश पूरी? उसकी बोझल और शरीर अल्फाज नूरिया के जिस्म पर चूंटियाँ दौड़ा के ज़बान गंग थी। उसके हाथ का दबाव महसूस करके वो इकरार में सर हिला के उसके सीने में मुँह छुपा गई। तो फिर जाओ, अलमारी में एक काले रंग का बैग धरा है, वो देख लो और अपना पूर सजा दो। उसे कहता धीरे से उसे अपने हसार से आज़ाद करता छत की तरफ बढ़ गया, जबकि वो लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए छत को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। घंटा गुजर जाने के बाद उसने कमरे में पैर रखा तो कमरे का माहौल देखता ठटक कर दहलीज पर ही रुक गया। होश थोड़े बहाल होने पर उसने पुश्त पर मौजूद दरवाज़ा धीरे से लॉक कर दिया और कदम कदम बढ़ता बेड की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो सुरह लिबास में खुद भी लाल पड़ रही थी। लाल लिबास पहने, लबों पर सुरही बखेरे, कातल आंखों में काजल की दार डालकर इन्हें मज़ीद कातल बनाए, काली जुल्फ़ों को दरमियान से मांग निकाल कर खुला छोड़े और कानों में सुनहरी आवेज़ें पहने वो राजा का तन मन दड़का गई थी। उसका होश रुबा हुस्न और तौबा शिकन सरापा उसके हिसाब पर बहुत शिद्दत से असर अंदाज हुआ था। नाइट बल्ब की रोशनी से रोशनी में भी उसका जाहिर शकन सरापा दमक रहा था। वो उस पर भरपूर नज़र डालकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ कदम बढ़ा गया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपनी कलाई पर पहनी मर्दाना ब्रेसलेट्स, उंगलियों में पहनी उंगलियां और गले में पहनी चेन्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। इस सब से पार होने के बाद उसने बालों में बंदी पोनी उतार कर बाकी चीज़ों के साथ फेंकी और अपने कदम बैठ की तरफ बढ़ा दिया। वल्लाह, तुम्हारा ये हुस्न, दिलकश तरीन रूप कहीं राजा की जान ही ना ले ले, ऊपर से तुम्हारा यूँ शर्माना, उफ, तुम्हारी हर अदा कातलाना है। वो उसके नज़दीक तर बैठा अपने अल्फाज के लम्ब से उसे चुंभरने पर मजबूर कर गया। वो देरे से उसके नज़दीक नीम दराज होकर उसके सुरह पड़ते चेहरे पर नज़र जमा क्या। इजाज़त है? उसकी मानी हेजी सरगोशी पर वो शर्म से दोहरी होते बिलहर अस्बात में सर हिला के शुक्रिया। राजा ने उसके हाथ को थामा और उसकी पुश्त पर होंठ रखे। लाइट बुझा दो, वो इससे पूछने लगा। नूरिया का चेहरा मज़ीद सुरह हो गया। खिड़की बंद कर दे, सर्दी है, मुन्नज़े चुराती बोली। फिर अगले लम्हे रूम में एकदम अंधेरा महसूस करके वो सारा सहमगी से कमरे में देखने लगी। मुझ पर यकीन रखो मेरी जान, वो उसका गाल सहला का बोला था। नूरिया अपना हल्क तार करती इस बात में सर हिला के इजाज़त है। वो इसके कानों पर झुका इजाज़त तलब कर रहा था। वो आहिस्ता से बहुत हिम्मत जमा करके सर इकरार में हिलाती उसके गर्दन में चेहरा छुपा कर उसके चौड़े सीने में सिमट गई। उसकी गनी मुचुतल छुपे लबों पर मुस्कुराहट आगे वो इसे तकिए पर आहिस्ता से मुंतकिल करता उस पर साया बन गया और वो उसकी पेशानी पर झुका और वहाँ अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर दी। उसके मजबूत बाहों के तहव्वुस को महसूस करती वो झीमती हुई उसकी बाहों में छुप गई। रात कतरा कतरा पे कर रही थी, जिसके साथ ही नूरिया राजा की कुर्बत और मजबूत हसार में मोम बांधकर पिघलने लगी। चांद भी शर्मा का बादलों की ओट में जा छुपा और सर्द तारीख रात दोनों पर मेहरबान होगी। उफ, बहुत थक गई हूँ मैं।
वो बेड पर की थी, आंखें मूंदी। फंक्शन के आहर पर जब बासम ने रुखसती मांग ली तो मोमल ने काफ़ी हंगामा खड़ा किया। वो किसी सूरत भी रुखसती के लिए रजामंद ना थी, पर सबके बहुत ज़्यादा समझाने और दबाव पर लब गई थी। अपना सर इस फैसले पर झुका गई। इस सारे मैस में काफ़ी वक्त लग गया था, इसलिए उर्मिश काफ़ी थक चुकी थी। उसकी थकावट देखते अरसम उसे कमरे में छोड़ गया और ख़ुद उसे कुछ देर में वापस आने का कहकर कमरे से चला गया, क्योंकि उसके दोस्त आए हुए थे जिनके साथ कुछ वक्त गुजारने का ख्वाहिशमंद था। वो उर्मिश ने कभी इतने बारीक कपड़े और जेवर पहने ना था, इसलिए काफ़ी बेचैन हो रही थी। पर फिर सुस्ती से वहीं पड़ी रही। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर चेंजिंग रूम तक ही चली जाए और जाकर खुद को उस सारे बोझ से आज़ाद करवा ले। दोस्तों से फारुग होते होते उसे काफ़ी वक्त लग गया। 2 घंटे बाद जब वो बामुश्किल जान छुड़वा कर कमरे में आया तो वो उसे गैर आरामदेह हालत में बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी सोई हुई देखी। वो अपने माथा मसलने लगा। बारी कदम उठाता हुआ उसके तरफ बढ़ा, उसे बाजू से पकड़कर नरमी से उसे सीधा करके लटाया। सोपटी उठे, शाबाश, कपड़े वगैरह चेंज करके इजी हो जाइए, फिर सो जाइएगा। वो उसके पास बैठा होले से उसका गाल थपथपाने लगा। वो नींद से कसमसाई उसकी मौजूदगी महसूस करती धीरे से मुस्कुरा दी और उसका हाथ थाम कर अपने गाल के नीचे रखकर उस पर अपना चेहरा टिका गई। वो उसकी मासूम से अदा पर दिल पर काबू खोता उसके मासूम और दिल के सरापे पर झुका, उसकी पेशानी को अपने लम्स से मोतबर करने लगा। उसका लम्स महसूस करती वो फिर से कसमसाई थी। उठ जाइए मेरी शहजादी। अब वो फिर से उसके गाल थपथपाने लगा तो अब की बार वो धीरे से आंखें खोल गई। मुझे नींद आ रही है हस्बैंड, मैं सोना चाहती हूँ। वो मुँह बस और फिर से आंखें बंद करने लगी। सो जाइएगा, पर पहले फ्रेश हो जाए। उठिए, शाबाश। वो कहने के साथ ही उठकर उसे भी बाजू से पकड़ कर अपने साथ खड़ा कर गया। उसे अपने साथ लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसे चेयर पर बैठाने के बाद एक एक करके उसका जेवर नरमी से उतारने लगा। जेवर उतारने के बाद उसने उसके बालों में लगी पिन्स को धीरे से अलग करना शुरू कर दिया। उसके सुनहरी बाल कंधों पर बखेर का वो एक मुस्कुराती नज़र उसके चेहरे पर डालता अलमारी की तरफ बढ़ के अलमारी से उसका नाइट ड्रेस निकाल कर बाथरूम में हैंग करके आया और शू स्टैंड से उसके स्लीपर पकड़े और फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर उसके दोनों पाँव बारी बारी अपने घुटने पर रखते उसके गुलाबी खूबसूरत पैरों में पहनी गई सैंडल्स उतारने लगा। सैंडल उतारकर उसने उर्मिश के पाँव में स्लीपर पहना दिया। उसका हाथ थामकर उसे खड़ा किया। शुरू पर उर्मिश को उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि वो उसके पैरों को हाथ लगाए, पर अरसम का कहना था कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और एक दूसरे के कामों में शर्म कैसी। वो इसकी बीवी है, उसके पैरों को हाथ लगाने से उसका दर्जा छोटा नहीं हो जाएगा। अब तो उर्मिश को भी जैसे आदत हो गई थी इस हिसाब की। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो तब तक वो भी ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर बाहर आ चुका था और अब बेड पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। वो हल्का सा मुस्कुराती बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ गई। अरसम मोबाइल साइड रखते टेबल पर रखता पूरी तरह उसकी जान मतवजह हो गया था। क्या हुआ, मेरी स्वप्ने को उदास क्यों है? वो इसकी आंखों में झलकती गहरी उदासी को देखता तशवीश से इस्तफ्तार करने लगा। नहीं तो उदास तो नहीं हूँ, देखिए खुश हूँ, वो हड़बड़ा कर कहती फिर से मुस्कुराने लगी। वो इससे गहरी नज़र से तकता रहा। आप कल्ब हैं अरसम अफरीदिका, आप उदास या परेशान होंगे तो मुझे कैसे पता चल लगेगा कि मेरा कल्ब तकलीफ़ में है? बताइए। शाबाश। उसका जुमला पूरा होते ही वो हाथों में चेहरा छुपाकर फुर कर रो दे। अरसम अफरीदी उसका रिएक्शन देखता एकदम बौखला गया। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही है? वो इसके हाथ ज़बरदस्ती चेहरे के आगे से हटाता उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बेचैनी से पूछने लगा। कुछ भी तो नहीं, वो हिचकी दबाकर बोली। कुछ भी नहीं तो फिर ये प्यारी सी आंखें इतने कीमती आंसू क्यों बहा रही हैं? हाँ। वो उंगली की पोर से उसका आंसू चुन का उसके आंसू आंखों के सामने काट गया। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। बताइए मेरी जान, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताएंगी क्या? उसके यूँ बेइंतहा प्यार से पूछने पर वो बेसहारा उसके सीने पर सर रख गई और आंसू बहाने का अमल जारी रखा। हस्बैंड उसकी तकलीफ से पुरबीगी आवाज़ में अपने नाम की पुकार सुनते अरसम अफरीदी का दिल डोलने लगा। जी हस्बैंड की जान, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप अपने दिल की हर बात मुझसे कह डाली। आज आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती है ना, आपसे भी और बासम बाई से भी। छोटी मामा भी मोमल से कितना प्यार करती हैं और आपकी मामा भी। वो इसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच के, वो आपकी भी मामा है और आपसे भी बहुत प्यार करती हैं। वो उसका दूसरा हाथ थाम कर अपने लबों से लगा गया। पर मेरी मामा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनकी हर बात भी मानती हूँ और तंग भी नहीं करती, फिर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? हस्बैंड वो इसके सीने में मुँह दे
कायद से सकने लगी तो इसकी तकलीफ अपने दिल में महसूस करता समला बेंच का होले होले उसकी कमर से हिलाने लगा। आपको किसने कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती? माँ तो मोहब्बत का दूसरा नाम है। जितना प्यार माँ अपने बच्चों से करती है इतना प्यार उससे रोज़मीबा कोई किसी से नहीं कर सकता। आपकी मामा भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी। उसकी बात सुनते वो धीरे से उसके अलग हुई सुरह चेहरा मतवरम आंखें गुलाबी गालों पर फिसलते शबनमी कतरे सुरहनाक और कुचलने के बाद सुरह पड़ते हों। वो इस हालत में भी अरसम अफरीदी का दिल बुरी तरह धड़का गई। क्या कोई रोते हुए इस कदर हसीन भी लग सकता है? वो सोच कर रह गया। वो इससे अलग होती 2 हाथ के फासले पार हो गए। अरसम उसे नासमझी से देखने लगा। वो इससे नज़र चुराती खुद बाज़ात करती अपनी दाई टांग से चलवार ऊपर काट उसकी टांग पर नज़र पड़ते अरसम की आंखें बेचकीनी से फैल गई। घुटने से नीचे टांग पर जगह जगह काटे जाने के निशान थे, यूं जैसे तेज़ धार छुरी से गहरे कट लगाए गए हैं और लग भी काफ़ी पुराने रहे थे। ये अरसम के अल्फाज ही गुम हो चुके थे। वो आंसू एक हाथ से साफ करती मुड़ी और अरसम की तरफ पीठ काट के बैठ गया। अरसम के कुछ समझने से पहले ही वो हाथ पीछे लाती अपनी शर्ट की जिप खोल दी। वो शर्ट दोनों कांधों की तरफ ढलक गई और इसकी कमर पर नजर पड़ते ही अरसम की रूह पनाह होने लगी। सवाब कमर नीले निशानों से बड़ी बड़ी थी। कुछ जख्म नीर जबकि बाकी पुराने थे, इसे पता ही ना चला और इसकी आंखों में चुपके से नमी उतर आई। उससे साकत खामोश बैठे देखा। वो जिप बांध करती उसके मुकाबला बैठी। आप अब भी कहेंगे कि मेरी मामा मुझसे प्यार करती हैं? वो आंसू बहाती यासियत से पूछने लगी। ये तुम्हारी बेयकीनी ऐसी थी कि वो अपना जुमला भी ना पूरा कर पाई। अल्फाज कैसे हल्क में अटक गए। वो जो ये सोच रहा था कि ये उन दरिंदों की हमानियत होगी जिन्होंने उस मासूम को तोड़ा था, वो इसकी आंखों का पैगाम और अल्फाज का मतलब समझ कर शशदा रह गया। क्या कोई इंसान इस कदर संग दिल हो सकता है? बल्कि क्या कोई माँ इस कदर जालिम हो सकती है? वो इसे खींच कर अपने सीने से लगा गया। तब वो फिर से बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके कंधे भी अरसम अफरीदी के आंसू से भीग रहे थे। वो दोनों रो रहे थे, एक अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर तो दूसरा अपनी महबूब हंसी की तकलीफ़ और अजियत पर। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। वो बारी नम आवाज़ में उसे तसल्ली देता उसकी पीठ थपथपाने लगा। कुछ देर बाद जब अरसम अफरीदी को इसका वजूद की हल्की हलचल महसूस ना हुई तो वो जान गया कि वो मासूम अपनी तकलीफ़ ज़्यादा सोचों से लड़ती नींद के वादी में जा चुकी है। वो उसे किसी नाजुक आबगीने की तरह खुद में समेट कर उसके माथे पर पहुँचा देता, उसे नरमी से बर पर डाल गया। में महसूस होती उस दुश्मन जान की तकलीफ़ अरसम अफरीदी की नींद चुरा ले गई और शायद उसे आज की तवील रात जाकर गुजारनी थी।